हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारी एक और नई वीडियो में। तो हमारा जो एटॉमिक चैप्टर था ना, हमारा जो कि अप्लाइड केमिस्ट्री का हमारा चैप्टर नंबर 2 था, स्ट्रक्चर ऑफ एटम एंड केमिकल बॉन्डिंग। इसका हमने पार्ट 1 डिस्कस कर चुके हैं सारा। एंड जो आपका लास्ट टॉपिक था ना, हाइजेनबर्ग का प्रिंसिपल, वहां तक हमने ये चैप्टर डिस्कस करा था। अगर आपने वो पार्ट नहीं देखा है तो पहले आप जाके उस पार्ट को देखिए, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। वहां से भी कुछ आपके बेसिक क्वेश्चन बनते हैं। तो हमारा जो एटॉमिक चैप्टर का पार्ट 2 है, चलिए उसे स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स देखिए, जो हमने लास्ट टॉपिक पढ़ा था ना, उसको मैं एक बार आपको रिकॉल करवा देता हूँ। हाइजेनबर्ग का जो प्रिंसिपल था उसके अकॉर्डिंग इन्होंने एक प्रिंसिपल दिया था। उसके अकॉर्डिंग क्या कहा था इन्होंने कि जो हमारा एक इलेक्ट्रॉन होता है ना, हम उसकी स्पेसिफिक लोकेशन और उसका मोमेंटम हम एक ही टाइम पे दोनों चीजें फाइंड नहीं कर सकते हैं। यही हाइजेनबर्ग के अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल कहा था। अनसर्टेन मतलब उसका कुछ पता नहीं हो सकता, पता नहीं कर सकते हम। अनसर्टेन मतलब कभी भी मतलब हम पता नहीं कर सकते उस चीज का, यही इसका मतलब था। तो चलिए शुरू करते हैं हम अपने नेक्स्ट टॉपिक से, जो कि हमारा है क्वांटम नंबर्स। अब क्वांटम नंबर्स मैं आपको शुरू करने से पहले बता दूं, जो आपका ये आपका 11th का नया टॉपिक था। अगर आपने 9th में एक कभी नहीं पढ़ा होगा। 9th में आपने सिर्फ क्या पढ़ा होगा, आपका जो इलेक्ट्रॉन होता है वो कितने शेल में होता है, KLMN। 4 शेल होती है ना, या फिर और शेल भी होती है, उनमें होता है। लेकिन जो आपका क्वांटम नंबर्स है ना, इसी के हेल्प से आप इलेक्ट्रॉन की आपके आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि कोई इलेक्ट्रॉन आपका कहाँ पे लोकेटेड है, और यही आपका क्वांटम नंबर्स आपको बताते हैं। ठीक है, तो क्वांटम नंबर्स आपके बहुत इंपॉर्टेंट है। शुरू करते हैं हम इनको। जो आपका पहला आता है ना, वो है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर्स। अब ये प्रिंसिपल क्वांटम नंबर्स है, मैं आपको पहले बता दूं इसको पढ़ाने से पहले। आपका कोई एटम है ना, जैसे कि आप मान लीजिए आपका कोई एटम है, तो वो पहले हम उसकी शेल पता करेंगे। शेल पता कर ली तो उसके बाद हम उसका सब शेल पता करेंगे कि वो एग्जैक्ट कहाँ पे है। सब शेल के बाद भी हम उसका ऑर्बिटल पता करते हैं। पहले हम उसका पता करते हैं शेल, फिर उसका सब शेल, और फिर उसका ऑर्बिटल। यही आपके क्वांटम नंबर्स आपको बताते हैं। एक आपको शेल बताएगा, दूसरा आपको सब शेल बताएगा, तीसरा आपको उसका ऑर्बिटल बताएगा कि मतलब कौन से ऑर्बिट में वो लोकेट कर रहा है, या फिर वहां पे वो मूवमेंट कर रहा है अपनी। तो आपको इसको डिटेल में पढ़ना है पूरा। आप कॉपी पेन लेके इन सब चीजों को नोट करिए। तो जो आपका पहला आता है ना, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर्स, ये आपको क्या बताता है? इट टेल्स अबाउट द मेन शेल इन विच इलेक्ट्रॉन रिसाइड्स। रिसाइड्स का मतलब जो जहाँ पे आपका मेन शेल है ना, जहाँ आपका इलेक्ट्रॉन रहता है, ये आपको उसके बारे में बताता है। इट ऑल्सो गिव्स आइडिया अबाउट द एनर्जी ऑफ शेल एंड एवरेज डिस्टेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम न्यूक्लियस। ये आपको शेल की एनर्जी का भी बताता है। लेकिन जैसे आपको पता होगा ना कि अगर आपका दूसरे इलेक्ट्रॉन में शेल है तो उसकी एनर्जी कितनी होगी, वहां पे कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे, और वो न्यूक्लियस से कितने दूरी पे होगा, आपको इसका आइडिया लग जाता है। अगर आपको पता है कि प्रिंसिपल क्वांटम नंबर्स से आप उसकी एनर्जी के बारे में पता कर सकते हैं, और उसकी एवरेज डिस्टेंस पता कर सकते हैं न्यूक्लियस से। इसको हम डिनोट करते हैं एन से। और एन की वैल्यू ना आपकी कोई भी इंटीजर हो सकती है, 1 2 3 इंटीजर। आपको पता है ना, अब इतना बेसिक तो नहीं पढ़ाऊंगा यार मैं किसी को। और जो आपका शेल शेल होगा ना, वो आपका कौन कौन से शेल होते हैं? KLMN। आगे और भी होते हैं, बट हम जो बेसिकली पढ़ते हैं ना, वो हम KLM और N ही पढ़ते हैं। इससे आगे आपको एक्स्ट्रा नहीं पढ़ना है। अब जो दूसरा हमारा क्वांटम नंबर आता है, वो आता है अजीमुथल क्वांटम नंबर। इसको हम L से डिनोट करते हैं। अब मैंने आपको क्या कहा था, एक हमें शेल बताएगा, दूसरा हमें सब शेल बताएगा, तीसरा हमें ऑर्बिटल बताएगा। कि पहले शेल है, उसके अंदर सब शेल है, और सब शेल के अंदर ऑर्बिटल है। तो जो दूसरा है ना हमारा अजीमुथल, ये हमें आपका सब शेल के बारे में बताएगा। यहाँ पे लिखा हुआ भी मैंने, इट टेल्स अबाउट द नंबर ऑफ सब शेल। जो आपके सब शेल होता है ना, वो SP, D और F के फॉर्म में होते हैं। इनको आपको याद करना है, SP, D और F के फॉर्म में, इन एनी शेल। ये आपके शेल के अंदर होते हैं। इट ऑल्सो डिफाइन 3 डायमेंशनल शेप ऑफ एन ऑर्बिटल। जो आपके SP, D और F है ना, अब यही आपका जो आपके ऑर्बिटल होंगे ना, आगे सब शेल के बाद भी ऑर्बिटल भी आते हैं ना उसके अंदर, तो ये आपको उसका 3 डायमेंशन शेप बता देगा। 3 डायमेंशन शेप कैसे है मैं आपको बताता हूँ अभी। फॉर अ गिवन वैल्यू ऑफ वन एन, अगर आपके पास एन क्या है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर से कुछ वैल्यू दे रखी है गिवन, तो उसकी जो अजीमुथल क्वांटम नंबर की वैल्यू होगी, वो रेंज करेगा 0 से n-1। 0 से n-1 मतलब मैं आपको अभी यहाँ पे एग्जांपल से दिखाता हूँ। जो आपका अगर n की वैल्यू दे रखी है ना 1, तो मैंने क्या कहा था, 0 से n-1। 0 से n-1, तो n-1 कितना है? अगर हम 1 के निकालें तो 1 - 1 आपका 0 हो गया, तो यहाँ पे तो 0 ही आएगा। अब जो आपका 0 होता है ना, उसको हम एस शेल से हम उसे डिनोट करते हैं, हम उसे दिखाते हैं एस से। और एस का मतलब क्या होता है? स्फेरिकल। स्फेरिकल मतलब समझिए आप, आपका जो पहला शेल होगा, यानी कि जो आपका पहला शेल होगा, उसमें आपके 0 जो सब शेल होंगे ना, उसका शेप होगा आपका स्फेरिकल।
उसमें 0 सबशेल होंगे। और जो आपका अगर प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 2 है तो उसमें आपके एल की वैल्यू क्या होगी, अजीमुथल क्वांटम नंबर से फिर सबशेल की वैल्यू क्या होगी, n-1 कर दो, यानी 2-1 तो आपका आया 1। और मैंने क्या कहा था, 0 से n-1 तक उसकी वैल्यू होगी, माइनस में नहीं होगी कभी इसकी वैल्यू। तो यहाँ पे हमारा 0 भी आ गया, 1 भी आ गया। अब जो हमारा 0 है वो तो हमारा s को डिनोट करता है, लेकिन हमारा जो 1 है वो हमारा p को डिनोट करता है। p को समझा आप डिनोट कैसे करता है? जैसे कि आपका जैसे कि आपका 0 है ना, वो आपका एस जो आपका शेप है उसको डिनोट करता है। एस मतलब आपका स्फेरिकल यानी कि आपका गोलाकार वाला शेप होगा। और जब आपका पी है ना, वो आपका डिनोट करता है डम्बल शेप को। डम्बल शेप को मतलब कुछ ऐसे शेप में होगा वो, कुछ ऐसे शेप में होगा वो डम्बल शेप में। अब जो आपका अगर प्रिंसिपल की वैल्यू 3 दी है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की वैल्यू 3 दी है, अभी आपको ये आगे काम आएंगे पूरे आपके, आपको इनका पता होना चाहिए। अजीमुथल से ना बहुत इंपॉर्टेंट ये टॉपिक स्टार्ट हो रहा है। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर्स बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आपने अगर पार्ट 1 नहीं पढ़ा है तो वो तो आपकी गलती है, मेरे को मत बोलना कि मैंने अपलोड कर रखा है वो, मैंने अगर आपने देखा नहीं है तो वो आपकी जिम्मेदारी है, उसमें मैं कुछ नहीं कर सकता कि आपको रिकॉल कराऊंगा दोबारा। लेकिन आपका अजीमुथल क्वांटम नंबर बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रिंसिपल, अजीमुथल और मैग्नेटिक तीनों आपके बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं आपको बता रहा हूँ। अगर आपके प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की वैल्यू यानी n की वैल्यू 3 दी है तो n-1 3-1 2, तो यहाँ पे आपका क्या क्या आएगा, 0 1 2। और आपका जो 2 होता है ना वो आपका डबल डम्बल शेप को दिखाता है, समझे? आपका इसमें स्फेरिकल भी आता है, आपका इसमें डंबल भी आता है, और आपका इसमें डबल डंबल भी आता है। डबल डंबल मतलब एक तो ये हो गया और एक आपका ऐसे में हो गया, ठीक है। अभी मैं आपको इसका 3 डायमेंशन स्ट्रक्चर दिखाऊंगा, या तो आपकी स्क्रीन पर आपको शो करा दूंगा। और जो हमारा अगर n की वैल्यू 4 दे रखी है तो 4-1 कर दो तो 0 1 2 3, 0 से होगी, 0 भी याद याद रखना, इसमें 0 भी आएगा, ठीक है। तो इसमें आपके जो 3 है ना वो आपका कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर होता है। अब कॉम्प्लेक्स इसमें बहुत सारे स्ट्रक्चर ऐसे से बन जाते हैं, डम्बल शेप की, बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होता है। तो आपको सिर्फ ये याद रखना है कि जो आपका s है ना वो आपका स्फेरिकल होता है, जो आपका p है वो आपका डंबल शेप होता है, जो आपका d है, d मतलब डबल डंबल शेप होगा आपका, और जो आपका f है वो मतलब कॉम्प्लेक्स को, आपका कॉम्प्लेक्स जो उसका शेप होगा ना उसको दिखाएगा, ऑर्बिटल के शेप को, ठीक है। याद रखना है, मैं आपको फिर से बता रहा हूँ एक बार। जो आपका अगर प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 1 होगा तो उसमें सबशेल कितने होंगे, 0, उसे हम s से डिनोट करेंगे। अगर 2 होंगे तो 0,1, उसको हम p से डिनोट करेंगे। और यहाँ पे ना s और p भी आएगा, s भी आएगा यहाँ पे, क्यों? क्योंकि यहाँ पे s की वैल्यू है वो स्फेरिकल है ना, मतलब जो s का शेप है वो स्फेरिकल है, तो यहाँ पे भी उसका स्फेरिकल शेप हम कंसिडर करेंगे, ठीक है। यहाँ पे आपका ds स्फेरिकल भी होगा, ऐसा कुछ होगा, आपका बीच में स्फेरिकल होगा और उसके आसपास आपका डंबल होगा। इसमें एक ही होगा, इसमें डबल डंबल नहीं होगा। जो आपका अगर 3 s की वैल्यू दे रखी है तो 0 1 2 यानी s p और d, s और p जो आपका 0 और 1 है, आपका 0 s है, 1 p है, और आपका सेकंड जो आपका नंबर होगा ना वो आपका d को डिनोट करेगा, d को मतलब डबल डंबल को डिनोट करेगा। और जब आपका 4 है ना वो आपका कॉम्प्लेक्स शो करेगा, इसमें आपका स्फेरिकल भी आएगा, डंबल, डबल डंबल और कॉम्प्लेक्स, समझे? ये बहुत ही आसान तरीके से बता रहा हूँ मैं। यूट्यूब पे ना आपको पूरे 11th की क्लास पढ़नी पड़ेगी तभी आपको ये समझ आएगा, बट मैं आपकी हेल्प कर रहा हूँ क्योंकि मेरे को पता है कि कई बार आप चीज़ें भूल जाते हैं और आप 11th का सिलेबस नहीं देखेंगे दोबारा। तो हमारा एक यहाँ पे नोट आ रखा है, इसको हम देखते हैं। जो हमारा ऑर्बिटल है ना वो 3D डिस्क्रिप्शन होता है, जहाँ आपके इलेक्ट्रॉन को फाइंड करने की प्रोबेबिलिटी, मतलब बहुत ज़्यादा चांसेस होता है कि वो आपका मैक्सिमम वही होगा ऑर्बिटल में। वो आपका 3D डिस्क्रिप्शन होता है, मतलब वहीं पे उसका पूरा आपको डिटेल दी होगी कि वो कहाँ पे लोकेट है, उसका वो कैसे मूवमेंट कर रहा है, आपका कह लो क्लॉकवाइज कर रहा है या एंटी क्लॉकवाइज कर रहा है, ये आपका पूरा ऑर्बिटल ही बताता है आपको। तो ये ऑर्बिटल आपके उसके बारे में पता होना बहुत ज़रूरी है। अब आपका आता है मैग्नेटिक क्वांटम नंबर्स। अब मैग्नेटिक क्या होता है? आपका जो आपका जो शेल था वो किसने बताया? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर्स ने। शेल के अंदर सब शेल है वो किसने बताया? वो आपका अजीमुथल क्वांटम नंबर ने बताया। अब सब शेल के अंदर जो ऑर्बिटल है वो कौन बताएगा? तो वो आपका मैग्नेटिक क्वांटम नंबर यानी m बताएगा आपको। यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है, इट टेल्स अबाउट द नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स एंड ओरिएंटेशन ऑफ ईच सब शेल। ओरिएंटेशन मतलब कि वो किस तरीके से वहाँ पे मूवमेंट कर रहा है, और ऑर्बिटल मतलब नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स वहाँ पे कितने होंगे, ठीक है। सब शेल के अंदर आपके ऑर्बिटल्स ही होंगे, जैसे एटम के अंदर आपका न्यूक्लियस होता है ना, वैसे ही शेल के अंदर सब शेल और सब शेल के अंदर ऑर्बिटल होंगे। तो यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है कि जो वैल्यू ऑफ n होगी ना वो -L to L होगी इंक्लूडिंग 0, किसके लिए? क्वांटम नंबर्स आपका मैग्नेटिक वाले के लिए।
एल एल यहाँ पे क्या है, आपका अजीमुथल है, एन आपका क्या है, प्रिंसिपल है। आपको इनको याद रखना है कि हम इसे शो कैसे कैसे करते हैं। अगर हमें नंबर ऑफ ऑर्बिटल पता करना है ये हर सब शेल में, तो हम क्या करेंगे, 2l+1। आपका एल क्या होगा, आपका एल होगा आपका आपका अजीमुथल क्वांटम नंबर। अगर हम देखें तो हमारा जो अगर प्रिंसिपल क्वांटम नंबर यानी एन की वैल्यू 1 दी है और एल की वैल्यू हमें पता है कि 0 होती है, अगर एन की वैल्यू 1 है तो एल की वैल्यू हमें 0 पता है, तो हमारा जो एम होगा ना, तो वो क्या है हमारा -l2+l, यानी -0 तो होगा नहीं, तो 0 यहाँ पे एक ही हमारा होगा। जो हमारा एन की वैल्यू अगर 2 है तो हमारा क्या आएगा उसमें 0,1। तो हमारे कितने उसमें ऑर्बिटल होंगे, इसमें हमारे होंगे 3 ऑर्बिटल। 3 आपका कैसे है मैं आपको बताता हूँ। आपका क्या कहा था मैंने कि -l2+l, एल की वैल्यू यहाँ पे क्या है 1 है ना, जिस सबसे बड़ी वैल्यू है उसे आप देखिए, तो -1 0+1, इसीलिए यहाँ पे 3 आपके ऑर्बिटल आपको शो हुए हैं। अगर यहाँ पे n की वैल्यू 3 है, प्रिंसिपल की वैल्यू 3 है, तो अजीमुथल की कितनी होगी 0 1 और 2, इसमें सबसे बड़ा 2 है, तो हम -2 से +2 की तरफ चलेंगे। और यहाँ पे 0 को भी इंक्लूड करना है, मैं आपको साथ साथ में बता भी रहा हूँ कि 0 को भी इंक्लूड करना है। तो -2 -1 0 +1 +2, ऐसे ही आपके ऑर्बिटल का पता करेंगे आप। और आपको ना ज़्यादा से ज़्यादा आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ना इसी तरीके से लिखनी है SPDF के फॉर्म में, वो मैं आपको अभी बताऊंगा, इस अफवाह प्रिंसिपल में बताऊंगा आपको, तो उसकी टेंशन मत लो, पूरा वीडियो बस ध्यान से देखो और नोट भी करते रहो उसको। अगर हमारे n की वैल्यू 4 दे रखी है तो यहाँ पे आपका l की वैल्यू मैक्सिमम कितनी होगी, 3 होगी ना, तो -3 से +3 की तरफ जाओ तो आपको इतने ऑर्बिटल मिलेंगे, ठीक है। अब आप समझ गए होंगे कि आपके जो नंबर ऑफ ऑर्बिटल है ना, अगर आपको उनको पता करना है डायरेक्ट, अगर आपको ये बॉक्स नहीं करना है, आपको सिर्फ डायरेक्ट पता करना है, तो आप यहाँ पे डायरेक्ट आपने इस फॉर्मूले में 2l+1 में आप इसकी वैल्यू डाल सकते हैं। 2l मतलब यहाँ पे जो आपका 3 है ना, तो यहाँ पे l की वैल्यू 3 डाल दो डायरेक्ट, और 3 2 6 +1 7। अगर आपके प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की वैल्यू 4 है, अगर आपको ये बॉक्स से समझ नहीं आया तो आप डायरेक्ट इस फॉर्मूले की हेल्प ले सकते हो। माना बात, अगर आपके n की वैल्यू 2 है तो 2 × 2, l पे आप 2 रखना, नहीं l पे आप 1 रखना, l पे 2 नहीं रखेंगे आप, क्योंकि n 2 है तो आपका l 1 होगा, उसमें 2 नहीं होगा, तो 2 1 जा 2 +1 3। तो आप देख सकते हैं अगर हमारे n की वैल्यू 2 थे तो हमारे पास कितने ऑर्बिटल आए, 3 ऑर्बिटल। ऐसे ही अगर आपकी l की वैल्यू, यानी पहले आप n की वैल्यू पता होगी ना आपको, तभी तो आप l की निकालेंगे। अगर आपकी n की वैल्यू 3 है तो आपको पता है कि आपकी l की वैल्यू 2 होगी, तो यहाँ पे कर दो 2 × 2 4 +1 5, तो आपके 5 ऑर्बिटल आपके पता चल गए आपको। अब इन ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन की फीलिंग होगी, इतना याद रखना, इन ऑर्बिटल में आपके इलेक्ट्रॉन की फीलिंग होगी। वो कैसे होगी, आपका दो तरीके से होगी। एक शेल में आपके 2 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, लेकिन वो अपोजिट स्पिन के होने चाहिए। अपोजिट स्पिन का मतलब आपका एक क्लॉकवाइज होना चाहिए, आपका एक क्लॉकवाइज होना चाहिए और एक एंटी क्लॉकवाइज, आपके दोनों सेम नहीं होने चाहिए। ये मैं आपको अभी बताऊंगा। यही आपका स्पिन क्वांटम नंबर जो है ना, वो आपको बताता है कि जो आपका डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑफ, ये आपका क्या बताता है, पहले मैं आपको बताता हूँ कि ये इंडिकेट करता है आपके डायरेक्शन ऑफ स्पिनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। आपका इलेक्ट्रॉन है वो बहुत, मतलब इतना लाइट की स्पीड से ना वो किसी ऑर्बिटल में मूव करता है। आप अगर आपको 3D स्ट्रक्चर देखेंगे ना, तो वो बहुत ही स्पीड से अपना मूवमेंट शो करता है। तो उसका जो मूवमेंट होगा ना, वो क्लॉकवाइज होगा या एंटी क्लॉकवाइज, यही आपका स्पिन क्वांटम नंबर जो आपका एस है वो बताता है। और यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि अगर आपको पता करना है ना कि जो मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हैं एक एनर्जी लेवल पे, मेन एनर्जी लेवल पे, तो आपने फॉर्मूला देखा होगा कि अगर आपको पता करना है ना किसी शेल में कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं, अगर आप इसे ऐसे समझे कि कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन किसी शेल में है, तो आपने ये बहुत पहले फॉर्मूला पढ़ा होगा। अगर एन की वैल्यू यहाँ पे 1 है ना, अगर आपका के शेल है आपका, तो आपका 1 का स्क्वायर इंटू 2, तो आपके मतलब 2 आया। तो पहले शेल में आपके 2 इलेक्ट्रॉन रहते हैं, आपको मैं उसके हिसाब से बता रहा हूँ जो अपने 9th में पढ़ा है, उसके हिसाब से रिकॉल करा रहा हूँ। फॉर्मूला अगर आपको जनरली आपको ऐसे ही, अगर आपको ना जानना है कि आपका कौन से शेल में कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होता है, वैसे तो आपको पता होना चाहिए ये चीज़ें, बट मैं आपको बता दूं कि अगर आप n की वैल्यू का स्क्वायर कर देंगे ना, यहाँ पे जो n की वैल्यू आपके पास होगी उसका स्क्वायर कर देंगे और फिर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो आपको उसका आंसर मिल जाएगा। अब इतना बेसिक नहीं पढ़ाऊंगा, इसको मैं स्किप कर दूंगा। अब आपका आता है पॉलिश एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। ये क्या बताता है कि 2 इलेक्ट्रॉन्स ना, उनके कभी भी जो 4 क्वांटम नंबर्स हैं वो कभी सेम नहीं होंगे। एक ऑर्बिटल में अगर आपके 2 इलेक्ट्रॉन है तो उनका कभी भी जो स्पिन होगा ना, यानी उनकी मूवमेंट होगी वो एक जैसी नहीं होगी।
अगर उनका माना बात उनके 3 क्वांटम नंबर्स भी सेम होते हैं, आपके प्रिंसिपल भी सेम है, अजीमुथल भी सेम है, मैग्नेटिक भी सेम है, तो उनका स्पिन कभी सेम नहीं होगा, इतना याद रखना। यही हमारा पॉलिस का प्रिंसिपल कहता है, पॉलिस एक्सक्लूजन प्रिंसिपल आपका सिंपल से यही कहता है। मैं जितना जल्दी हो सके ना आपके टॉपिक को खत्म करने की कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि ये बहुत डिटेल में है। इनके आपको ना 3-3 4-4 घंटे के लेक्चर्स आपको क्लास 11th में मिलेंगे अगर आप यूट्यूब पर सर्च मारेंगे। लेकिन इसका मतलब मैं आपको यही बता रहा हूँ। और जो 2 इलेक्ट्रॉन होंगे ना वो हमेशा अपोजिट स्पिन के होंगे। एक इलेक्ट्रॉन में जो फिल होंगे ना आपके वो अपोजिट स्पिन के होंगे। यही आपका पॉलिस का आपका प्रिंसिपल था। यहाँ पे देखिए कि एक आपका, अगर इसे आप क्लॉकवाइज मान रहे हैं तो इसको आप एंटी क्लॉकवाइज मानिए। अगर आप यहाँ पे देखें तो अगर आप ऐसे फिलिंग करेंगे ना तो ये आपका रॉन्ग मेथड है, और अगर आप ऐसे फिलिंग करेंगे ना ये आपका रॉन्ग मेथड है। आपको सिंपल सा आपको एक ऑर्बिटल, ये आपका ऑर्बिटल है। यहाँ पे आपका मैंने क्या कहा था, ये आपके ऑर्बिटल्स हैं, जबकि ये बॉक्सेस दिखा रहे हैं ना इनको हम ऑर्बिटल के फॉर्म में डिनोट करते हैं। तो यही आपका बता रखा है पॉलिस के प्रिंसिपल में कि आपके सेम स्पिन नहीं होने चाहिए कभी भी। अब इनका कुछ रीज़न होंगे, वो मुझे भी नहीं पता कि इनका क्यों ऐसा रीज़न है, लेकिन कुछ ना कुछ रीज़न रहा होगा इनका, तभी तो ये प्रिंसिपल बना है। इसमें आपको प्रिंसिपल याद रखना है बस, और कुछ नहीं है। अब आपका आता है एक अफबाउ प्रिंसिपल, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल है आपका, ठीक है। इस प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग आपका क्या कहता है, पहले मैं आपको बेसिक बता देता हूँ। आपसे एक बार पेपर में ये पूछा था कि अफबाउ क्या है, कि कौन सा वर्ड है। अफबाउ एक जर्मन वर्ड है, आपको याद रखना है। इसका मतलब है आपका स्ट्रक्चर। आपका ये एग्जामिनर नहीं पूछेगा इतना आसान, लेकिन पेपर में पूछ रखा है इतना आसान, ठीक है। ये आपका जो प्रिंसिपल है वो बताता है कि किसी भी ग्राउंड स्टेट है, अगर किसी इलेक्ट्रॉन के ना, जो आपका एटम के ऑर्बिटल है वो पहले अपने लोअर एनर्जी लेवल पे फिल होगा, तब जाके वो हायर एनर्जी लेवल पे आपका इलेक्ट्रॉन जाएगा। जो आपका ऑर्बिटल की फिलिंग होगी ना किसी एटम में, वो पहले ग्राउंड लेवल से होगी, तब जाके वो अपने और हायर लेवल को अचीव करेगा। ये नहीं होगा कि सीधे इलेक्ट्रॉन अपने डायरेक्ट हाई लेवल को अचीव कर रहा है। जैसे आप सीढ़ियाँ चढ़ते हैं ना, तो आप पहले एक स्टेप चढ़ते हैं, फिर दूसरा, तीसरा, आप कंटिन्यू चढ़ते रहते हैं, तब आप हायर लेवल पे जाते हैं। वैसे ही आपका इलेक्ट्रॉन भी है। जो आपका इलेक्ट्रॉन है ना वो पहले अपने लोअर एनर्जी वाले लेवल को फिल करेगा, तभी जाके वो अपने हायर एनर्जी वाले लेवल को आपका फिल होगा। अब आपका ये आपको उस डायग्राम यहाँ पे दे रखा है ना मैंने, इसी ये आपका वो प्रिंसिपल का ही पूरा पार्ट है कि आपका जो पहले इलेक्ट्रॉन की फिलिंग होगी ना वो आपके पहले लोअर एनर्जी लेवल से होगी, तभी जाके वो आपके आगे हायर एनर्जी लेवल पे जाएगी। अब आपको जैसे कि पता है, अब आपको 1s 2s 2p, आपको ये सबको मैंने बता रहा था कि sp df आपके क्या है, आपके सब शेल हैं। अब इनकी फिलिंग कैसे होगी वो मैं आपको बताता हूँ। आपका जो यहाँ पे देखिए आप साथ साथ में इससे आपको आइडिया मिलेगा। आपका मैंने क्या कहा था, पहला जो आपका सबशेल होगा ना उसमें आपके कितने ऑर्बिटल होंगे, आपके एक ही ऑर्बिटल होगा, और एक ऑर्बिटल में आपके 2 ही इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। तो आपका पहले तो 1s में जाएगा वो इलेक्ट्रॉन्स, फिर आपके 1s से 2s पे जाएगा, फिर 2s से आपके 2p में जाएगा। 2s और 2p क्यों आया, 2d क्यों नहीं आया, इसका मैं आपको रीज़न बताता हूँ। आपका यहाँ पे क्या था, 0 और 1, आपका 0 किसको डिनोट करता है, आपके s को, और 1 किसको डिनोट करता है, आपके p को। आपका यहाँ पे d कैसे आएगा, अगर आपके n की वैल्यू 2 है तो फॉर्मूला के अकॉर्डिंग आपका यहाँ पे 2 नहीं आ सकता है। 2 आपका कब आएगा, जब आपके n की वैल्यू 3 है। तो इसीलिए जब आपका प्रिंसिपल 3 होगा ना क्वांटम नंबर, तभी आपके यहाँ पे 3d की वैल्यू आएगी, ठीक है। इसको ऐसे समझो। लेकिन जो आपका 1s है, आप इसको ये तो याद रख लीजिए कि आपका क्या क्या होता है। 1s है, 2s है, 2p है, 2d कभी नहीं होगा। 3s है, 3p है, और 3d है। आपका 4s है, 4p और 4d और 4f भी है, लेकिन मैंने यहाँ पे दिखाया नहीं है अभी आपको, क्योंकि आप उससे बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाएंगे। उसका एक पैटर्न होता है, और इसी पैटर्न में ना आपके इलेक्ट्रॉन की फिलिंग होगी। पहले वो 1s में जाएगा, 1s से वो 2s में जाएगा, 2s से 2p में जाएगा, अब 2p से वो 3s में जाएगा, 3s से 3p में, लेकिन वो 3d में नहीं जाएगा। वो 3d में जाने से पहले वो 4s में जाएगा, 4s में जाने के बाद वो 3d में जाएगा, फिर वो 4p में आएगा। समझे, ये इसका पैटर्न है। ये बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड है, इसलिए मैं, अगर आपको समझ नहीं आ रहा है तो आप इसे बार बार उसी पॉइंट से देखिए जहां से आपको समझ नहीं आ रहा है, लेकिन इसको समझो। इतने आसान से आपको पूरे यूट्यूब पे कोई नहीं पढ़ाएगा। जो ऑर्बिटल आपके होते हैं ना वो, उसमें इलेक्ट्रॉन की फिलिंग कैसे होती है यहाँ पे भी मैंने आपको दिखाया है। जबकि ऑर्बिटल में फिलिंग होगी ना वो पहले किस में होगी, 1s में, फिर 2s में, फिर 2p में, फिर 3s में, फिर 3p में, फिर 4s में। 3d में नहीं होगी, इतना याद रखना। ये नहीं कि तुमने 3d में फिल कर दिया कि 333, ऐसा नहीं होता है। इस जब का रूल है ना इसके अकॉर्डिंग ऑफ बाउ नहीं, ये पूरा आपका डायग्राम जो था ना आपके बुक में था एक एनसीईआरटी में, वो ऑफ बाउ नहीं दिया था पूरा।
कि उसके अकॉर्डिंग ही इलेक्ट्रॉन की फिलिंग होगी। और आप ऐसा नहीं है कि आप अपनी मर्जी से कुछ भी कर रहे हैं, भले आपका 3D और 4S आगे पीछे होंगे ना, उससे फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन आपका एग्जामिनर नंबर काट देगा इस चीज़ के। 3D के बाद आपका 4 पे आएगा, फिर 5S, फिर 4D। देखो ऐसा नहीं कि 4 4 4 चल रहा है, ये एनर्जी लेवल के हिसाब से आपके इलेक्ट्रॉन की फिलिंग होगी। अब आपका यहाँ से ना एक मेन आपका शुरू होता है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अब जो आपने पढ़ा होगा ना KR MN, उसको भूल जाओ, सारा भूल जाओ। आपका जो इलेक्ट्रॉन की फिलिंग होगी ना, वो इस टाइप से होगी, याद रखना। मैंने आपको क्या कहा था, आपको अगर आपको याद नहीं है तो मैं आपको पहले बता देता हूँ कि जो आपका इसके अकॉर्डिंग है ना, आपके जो क्या है, आपका एस शेल में आपके 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे। आपका यहाँ पे एस और पी है ना, तो यहाँ पे एस एक बॉक्स एक और एक्स्ट्रा आप यहाँ पे कंसीडर करिए। तो आपके इसमें टोटल कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे, इसमें वन सब ऑर्बिटल में आपके 2 ही इलेक्ट्रॉन आएंगे, तो यहाँ पे भी 2, यहाँ पे भी 2, यहाँ पे भी 2। और इसके साथ जो आपका एस वाला भी है, यानी 0 वाला बॉक्स है ना, उसको भी आप कंसिडर करेंगे। जो यहाँ पे 2 वाला है, 2 वाले के साथ आप 1 वाला, यानी कि आपको जो पी और एस है उनके भी आप जो ऑर्बिटर है ना, उनको भी कंसिडर करेंगे। यहाँ पे मैंने दिखाया नहीं है, इसका मतलब ये नहीं कि हम उसे हटा देंगे। अब आपके जो इलेक्ट्रॉन की फिलिंग होगी, मैंने आपको आपका फॉर्मूला बताया था ना, आपका सीक्वेंस बताया था कैसे फिलिंग होगी। अब आपकी जो आपका ना इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, यहाँ से क्वेश्चन पूछता है, यहाँ से एक्सेप्शन वाले तो जरूर पूछे। तो अगर आप हाइड्रोजन पे देखें तो हाइड्रोजन पे कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, आप पहले हाइड्रोजन का नंबर देखिए, उसका एटॉमिक नंबर कितना है, जितना उसका एटॉमिक नंबर है उतने उसमें इलेक्ट्रॉन होंगे, तो उसका 1 होता है। तो हमारा क्या आएगा उसमें, 1s। हमारा जो पहले तो एस में जाएगा ना, इसके अकॉर्डिंग हमारा तो पहले एस में जाएगा, फिर हमारा 2s में जाएगा। तो यहाँ पे देखिए हमारा 1s1 क्यों लिखा है, इसमें मतलब इसका एक ही इलेक्ट्रॉन है, एस में उसका एक ही इलेक्ट्रॉन है। और 1 मतलब ये हमारा जो आपका एनर्जी का लेवल है ना, कि पहला एनर्जी का लेवल है, उसको डिनोट करता है। यहाँ पे जो आपका हीलियम है, हीलियम आपका एटॉमिक नंबर कितना है, 2 है। तो यहाँ पे उसके 2 इलेक्ट्रॉन है ना, तो एस शेल में आपके 2 इलेक्ट्रॉन पूरे फिल हो गए, मतलब एस शेल आपका पूरा फिल हो गया। यहाँ पे हम 2s नहीं लेंगे क्योंकि इसमें इलेक्ट्रॉन है ही नहीं, तो हम क्यों आगे बढ़ेंगे। और वो प्रिंसिपल क्या था कि पहले हम ग्राउंड लेवल के जो ऑर्बिटल होंगे वहां पे इलेक्ट्रॉन भरेंगे, फिर हम हायर लेवल पे जाएंगे। सिंपल सा मतलब यही था ना उसका, तो इसके अकॉर्डिंग हम चलेंगे। अब लिथियम क्या था, 3s का एटॉमिक नंबर, तो 2 इलेक्ट्रॉन तो आपके एस शेल में आ गए, मतलब 1s1। अब आपके जो एक इलेक्ट्रॉन बचा ना, 3 है, 2 इसमें चले गए, तो एक इसमें जाएगा 2s1। और ना जो ये आपके एस जो एस पी है, इनके ऊपर जो भी ये नंबर लिखे हुए ना, इनका मतलब ये है कि इनके आपके ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, इनको आप याद रखिए। बी बेरिलियम आपका 4 है, तो इसमें इलेक्ट्रॉन 4 है, तो आपका कितना होगा, 2 इलेक्ट्रॉन आपके एस शेल में चले गए, मतलब यानी एस सब शेल में चले गए, और आपके 2 कितने में चले गए, आपके पी सब शेल। 2s में हमेशा 2 ही जाएंगे, इतना याद रखना, ठीक है। एस में आपके 2 जाएंगे, पी में आपके 6 जाएंगे, और डी में आपके कितने जाएंगे, 10 जाएंगे मैक्सिमम। और आपको 30 तक ही पढ़ना है ना, जो इसमें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो आपको 30 तक ही पढ़ना है, इससे ज़्यादा नहीं पढ़ना आपको। तो आपका मैक्सिमम डी तक ही जाएगा, एफ तक आपका नहीं जाएगा, इतना मैं आपको बता रहा हूँ। और सिलेबस के अकॉर्डिंग ही पढ़ाऊंगा मैं आपको, आप टेंशन मत लो। आपका पी में आपके मैक्सिमम 6 ही जा सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं जाएंगे आपके पी में, ठीक है। तो आपका हम कहाँ पे थे, बेरिलियम पे। तो 2 बेरिलियम क्या है, 4 है इलेक्ट्रॉन, तो 2 एस में चले गए, 2 पी में चले गए, आपका कंप्लीट हो गया ये। आपका बोरॉन क्या है, 5, 2 1s में, 2 2s में, और आपका जो एक बचा वो किस में जाएगा, पी में। ऐसे ही सेम आपका जो सी है, आपका जो सी है कार्बन है आपका, वो कितना है, 6 है ना। तो यानी कि 2 इसमें चले गए, 2 इसमें चले गए, 4, आपके 2 बचे, तो वो किस में गए, पी में। आपको साथ साथ में देखते रहना कि इनका कैसे कैसे सीक्वेंस बढ़ रहा है। नियॉन तक तो आपका बिल्कुल वही रहेगा कि 2 पे 6 तक आएगा। अब आपका अलग कहाँ से आएगा, आपका अलग आएगा आपका सोडियम से, यानी 11 से। अब आपका कैसे कैसे फिल होगा मैं आपको बताता हूँ कि 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ चले गए, 2 2 में चले गए, 4 2p में चले गए, 6 8 10, एक इलेक्ट्रॉन बचा, तो वो जाएगा 3s1 में। तो 3s में जाएगा, यहाँ पे याद रखना इस चीज़ को। सेम मैग्नीशियम का क्या है कि एक इलेक्ट्रॉन और बढ़ जाएगा, तो वो 3s2 में जाएगा। आपका जो एल्यूमिनियम है, यहाँ से P की एंट्री होगी, 3p की एंट्री होगी यहाँ पे। सेम आगे का तो बिल्कुल सेम रहेगा, इसलिए मैंने यहाँ पे ये डॉटेड से डिनोट करा है कि ये सारे सेम रहेंगे। आपका एल्यूमिनियम में क्या है, 13 है ना, तो आपके 12 तक तो आपके 3s2 में हो गए। आपका जो जो लास्ट इलेक्ट्रॉन बचा, तो 13वां इलेक्ट्रॉन बचा, वो किस में जाएगा, 3p1 में। आपको इनको याद रखना है, मैं बार बार कह रहा हूँ, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। सेम आपका सिलिकॉन है, सिलिकॉन आपका 3p2 में जाएगा। अब यहाँ तक तो आपका आर्गन तो 18 तक तो आपका सेम रहेगा।
अब आपका पोटेशियम आएगा डिफरेंट। पोटेशियम क्या है, क्योंकि यहाँ पे 3p6 तो आपका कंप्लीट हो गया, आपका 19 है ना, तो 3p6 तक तो आपके इलेक्ट्रॉन सारे भर गए, बस एक इलेक्ट्रॉन बचा, तो वो जाएगा आपका 4s1 में। और कैल्शियम में सेम आपका 20 है, तो जो आपका जो 20 वाला इलेक्ट्रॉन होगा, जो 19 तक तो आपके यहाँ तक सेम होगा, जो 20 वाला इलेक्ट्रॉन होगा ना वो आपके किस में जाएगा, 4s2 में। ठीक है, अगर आपको समझ आ रहा है तो यार प्लीज ना कमेंट में बता दो, कमेंट कर दो। अगर आपको समझ नहीं आया है तो आप एक बार फिर से ना उसी पॉइंट को आप देखिए, और मेरे को भी समझ आ जाएगा कि मेरे को बच्चों को कहाँ पे और एक्सप्लेन डिटेल में करना है। भले मैं पूरा डिटेल में करने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन मुझे और एफर्ट डालना है, क्योंकि मुझे पता है कि आपको एक बार में समझ नहीं आएगा, इसीलिए मैं आपको कह रहा हूँ। अब हमारा 30 तक दे रखा है हमको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपके सिलेबस में, तो हम यहाँ से 21 वाला शुरू करते हैं। अब यहाँ पर 21 इलेक्ट्रॉन है, स्कैंडियम हो गया, तो यहाँ तक तो 4s2 तक तो आपका बिल्कुल सेम रहेगा, 20 तक तो आपका यही पैटर्न फॉलो होगा। अब आपका यहाँ से स्टार्ट होगा 3d1। मैंने आपको कहा था ना 3p6 के बाद क्या आएगा, आपका 4s आएगा, 3p के बाद आपका 4s आएगा, आपका 3d नहीं आएगा। ये रूल है हमारा, इसके अकॉर्डिंग चलना है हमें। तो जो आपका 21 में जो आपका लास्ट इलेक्ट्रॉन बचेगा वो आपका डी में जाएगा, यानी 1 तक। आपका टाइटेनियम में आपका सेम 22 है, तो आपका 3d2 होगा उसका। ये सारा तो आपका सेम ही होगा, 20 तक तो आपका पूरा सेम ही होगा, 21 में भी आपका सेम ही होगा, 4s2 में यानी भर चुका है आपका यहाँ तक। और आपका 3d1 पहले से भर चुका था, स्कैंडियम जो 21 था, टाइटेनियम में आपका 3d2 होगा। आपको ऐसे नहीं देखा कि पूरा सीक्वेंस टेबल बनाओ पेपर में, आपसे किसी भी इलेक्ट्रॉन का आपको, या फिर किसी भी एटम का आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पूछ लेगा, तो आपको इनका पता होना चाहिए कैसे कैसे निकालते हैं। अगर आपको ये पुराना नहीं था ना पता है कैसे कैसे निकालते हैं, स्पिन क्वांटम नंबर क्या है, पॉलिस एक्सक्लूशन क्या है, अगर आपको नहीं पता है ये, तो आपको ये तो पता होना चाहिए। एग्जामिनर ओरल में पूछ लेगा आपसे कभी कि यार मुझे बता दो कि क्लोरीन का क्या होगा, या फिर आर्गन का क्या होगा, पोटेशियम क्या होगा, तो आपको याद आना चाहिए उस टाइम पे कैसे कैसे निकाला था हमने। जो हमारा सेम है 23, इसका स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम। वेनेडियम का आपका क्या है, 4s2 तक तो सेम रहेगा, यहाँ पे 3d2 था 22 में, तो यहाँ पे आएगा आपका 3d3 आएगा। अब आपका यहाँ से एक एक्सेप्शन है, ये एक्सेप्शन तो पेपर में पूछा है। अगर आपको एक्सेप्शन नहीं आएगा ना तो कोई फायदा नहीं, आपने इतना सब पढ़ के अगर आपको एक्सेप्शन का सॉल्व करना नहीं आया। यहाँ पे एक्सेप्शन को सॉल्व कराने से पहले हमारा जो यहाँ पे रूल था ना, रूल के अकॉर्डिंग क्या होना था, यहाँ पे 3d4 आना चाहिए था। जितना आपको रूल तो पता है ना आपको, कि हम जब एटम भरते हैं या फिर जबकि इलेक्ट्रॉन की फिलिंग होती है, वो ग्राउंड लेवल से इंक्रीज होती रहती है, ऐसे नहीं कि एकदम से सीधे हाई लेवल पे चले गया हो। लेकिन यहाँ पे क्रोमियम बहुत बड़ा एक्सेप्शन है हमारा, क्यों, क्योंकि यहाँ पे जो हमारा 4s1 है, यहाँ पे 4s2 होना था, और जो हमारा 3d है ना 4 होना था, यहाँ पे 5 लिखा हुआ है। इसका ऐसा क्यों लिखा हुआ है, इसका मैं आपको यहाँ पे एग्जाम्पल समझाता हूँ। हमारा जो यहाँ पे क्रोमियम एक्सेप्शन इसलिए है ना, क्योंकि आप देखिए तो इसमें आपका 3d4 आएगा। 3d4 अगर आपका आएगा तो कैसे आएगा, फिलिंग आपकी ऐसे होगी, पहले एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे, फिर यहाँ पे, फिर यहाँ पे, फिर यहाँ पे। अब अगर यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन नहीं आता है तो ये अनस्टेबल हो जाएगा, पूरा जो आपका एटम है ना, या फिर आपका पूरा जो आपका एक मॉलिक्यूल है वो अनस्टेबल हो जाएगा, सिर्फ इस एक गलती की वजह से। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, जो 4s2 है ना, यहाँ पे हमारे 4s2 में कितने होते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। हम एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से लेके उसे यहाँ फिल कर देते हैं। क्यों, इसका रीजन है, यहाँ पे नोट लिखा हुआ है मैंने ना, जो आपके हाफ फिल्ड होते हैं ना, हाफ फिल्ड और कंप्लीटली फिल्ड जो आपके सबशेल होते हैं, वो ज़्यादा स्टेबल होते हैं। याद रखना इस चीज़ को, इसको आप या तो ऑर्बिटल समझो, या तो अभी आप इसको सबशेल समझो। लेकिन अगर ये हाफ फिल नहीं होगा तो ये आपका अनस्टेबल हो जाएगा। अगर आपको ये हाफ फिल हो गया, हमने यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन इसको यहाँ दे दिया है, तो इससे होगा क्या, ये भी आपका हाफ फिल हो गया, यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन है, एक नहीं है, कंप्लीटली फिल नहीं है, हाफ फिल है, तो ये भी स्टेबल हो जाएगा। और जो आपका ये वाला जो आपका सबशेल है, ये भी आपका स्टेबल हो जाएगा। यहाँ पे नोट के अकॉर्डिंग ना यही आपको लिखना है कि आपको जो हाफ फिल्ड है और कंप्लीटली फिल्ड है, जो आपके सबशेल है, वो ज़्यादा स्टेबल होते हैं। अगर आप उसे ऐसे ही छोड़ देंगे ना, अगर यहाँ पे कोई इलेक्ट्रॉन नहीं होगा तो ये बहुत ही ज़्यादा हाईली अनस्टेबल होगा। अगर आप इसे ऐसे ही छोड़ देंगे, तो हम यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन यहाँ इसको डोनेट करते हैं ताकि ये स्टेबल हो जाए। आपको एक्सेप्शन आपको याद रखने ही रखने हैं, आपको बहुत इंपॉर्टेंट है। 2 एक्सेप्शन आएंगे, इनको आप याद रखिए। बाकी आपका मैंगनीज हो गया, इसका 25 है, तो सेम आपका यहाँ पे 4s2 आएगा। यहाँ पे जो है ना आपका 4s1 नहीं 4s2 आएगा आपका, क्योंकि हमारा इलेक्ट्रॉन है वो इसमें फिल हो जाएगा। सेम अभी आपका यहाँ पे क्या है, 3d5 आपका हो गया ना, तो अभी यहाँ पे आपको 26 वाला आता है। यहाँ पे जो आपके इलेक्ट्रॉन की फिलिंग है, यहाँ पे आप देखिए जो आपका Fe है ना आयरन, उसमें इलेक्ट्रॉन की फिलिंग क्या है, यहाँ तक तो 4s2 तक सेम रहेगा। यहाँ पे आपका आ जाएगा 3d6, यहाँ पे आपका 3d6 आ जाएगा।
अब आपको जो यहाँ पे ना कोबाल्ट आता है, आयरन का मैंने आपको बता दिया है कि यहाँ पे जो आपका 4s2 और 3d6 तक तो सारा सेम ही रहेगा। जैसे पहले था ना 3d5 था, यहाँ पे डी की वैल्यू ही आपकी सिर्फ बढ़ती रहेगी। अब आपका कोबाल्ट आता है तो सेम यहाँ पे 3d7 हो जाएगा, बाकी आपकी वैल्यूज ये ऊपर की सेम रहेगी। आपको इनको पता होना चाहिए कि 1s के बाद 2s आता है और 2p आता है। अगर आपने ये निकाल लिया तो आप इनकी वैल्यू आगे निकाल लेंगे किसी भी आपके एटम की। जो आपका निकल आता है, निकल 28 है तो आपका 3d8 हो जाएगा यहाँ पे, बाकी आपका सेम रहेगा। अब कॉपर एक एक्सेप्शन आता है, पहला एक्सेप्शन कौन सा था, क्रोमियम था 24। अब ये आपका 29 एक और एक्सेप्शन आता है, इसमें भी सेम वही होगा। इसमें क्या होगा, अगर हम रूल के अकॉर्डिंग ना चले तो इसमें क्या होगा, 3d9 होगा यहाँ पे और यहाँ पे 4s2 होगा। लेकिन मैंने आपको पहले क्या बताया था कि हाफ फील्ड जो इलेक्ट्रॉन के सबशेल होते हैं ना वो ज़्यादा स्टेबल होते हैं। तो ये आपका 3D, इसमें 9 इलेक्ट्रॉन आ चुके थे इस सबशेल में, लेकिन अगर 10 नहीं हुए तो ये अनस्टेबल हो जाएगा। ठीक है, तो इसलिए हमने एस से एक इलेक्ट्रॉन इसको दे दिए ताकि ये अपना कंप्लीटली इसका जो सबशेल है ना वो एकदम स्टेबल हो जाए, फुल हो जाए वो, और उसके अंदर इलेक्ट्रॉन और वो एकदम स्टेबल हो जाए। और 4s1 है, इसमें 2 होता है ना, तो अगर ये इसमें एक इलेक्ट्रॉन चला गया, यहाँ से निकल गया, तो इसमें एक बचेगा, यानी हाफ फील्ड हो गया। और यहाँ पे नोट के अकॉर्डिंग क्या है, हाफ फील्ड और कंप्लीटली फील्ड ज़्यादा स्टेबल होते हैं। इसीलिए हमारा कॉपर और क्रोमियम हमारे एक्सेप्शन है दो, इनको याद रखना, ये पेपर में आएंगे, डेफिनेटली आएंगे, इसकी तो गारंटी दे रहा हूँ मैं आपको। जो जिंक है सेम, उसमें 30 है ना, तो इसमें 29 था, 29 तक यहाँ पे हो गया था आपका। तो जो आपका एक इलेक्ट्रॉन था वो 3d9 से 3d10 हो जाएगा आपका, तो यहाँ पे कोई एक्सेप्शन नहीं है। अब सेम आपका यहाँ पे जितने भी एटम्स है ना, आप सेम इनका पेपर में निकाल लेना। आपको ज़्यादा इनको सिर्फ याद रखना है कि कौन सा क्या आता है। 1s2 आता है, यहाँ पे देख लीजिए, आपका 1s2 आता है, फिर 2s2 आता है, फिर 2p6 आता है, 3s2, 3p6, 4s2 और 3d आपका 10 तक जाता है मैक्सिमम। ये आपकी मैक्सिमम वैल्यू आपको बता रहा हूँ कि आप जो एस आपका जो सब शेल है वहाँ पे आपके 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, जो आपका पी होगा उस वहाँ पे 6 होंगे नंबर। यहाँ पे जो आपको 1 और 2 3 4 दिखा रहे हैं ना, ये आपके शेल दिखा रहे हैं कि कौन से शेल में है, इतना याद रखना। ये आपका कंबाइन में जो आपका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर्स है ना, ये आपको वही दिखाएंगे सब। और आपको ना ऐसा कभी नहीं बोलेगा कि आप बॉक्सेस में आपको उनके ऑर्बिटल में उनकी आपकी फिलिंग दिखाओ, ऐसा कभी नहीं पूछेगा। पूछेगा तो आपसे सिर्फ यही पूछेगा, और अगर पूछेगा भी तो मैं आपको वीडियो में, दूसरी वीडियो में इसको बता दूंगा, कवर कर दूंगा। ठीक है, तो उसकी टेंशन मत लेना। अब जो हमारे यहाँ से ना दूसरे चैप्टर था, जो हमारा ना एक दूसरा चैप्टर भी था इसमें कंबाइन करा हुआ, ये 11th की केमिस्ट्री में तो अलग अलग थे, स्ट्रक्चर ऑफ एटम एंड केमिकल बॉन्डिंग, बट यहाँ पे इन्हें कंबाइन किया हुआ है। तो जो आपके सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग मैं आपको पढ़ाता हूँ। यहाँ से ना आप बहुत ही डिटेल में पढ़िए। आपका जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्सेप्ट ऑफ वैलेंसी है उसका सिंपल सा मतलब यही है कि आपका जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्सेप्ट ऑफ वैलेंसी है ना, ये आपको क्या बताता है कि जो आपके एटम्स है ना, ये किस तरीके से वो दूसरे एटम से कंबाइन होकर मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन करता है। यही आपका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्सेप्ट ऑफ वैलेंसी होता है। इसका जो मेन आइडिया था, जो बेस आइडिया था इसका, वो यही था कि एटम्स के केमिकल बिहेवियर का पता कर सके हम, जब वो इलेक्ट्रॉन के आउटर मोस्ट शेल के जो इलेक्ट्रॉन्स है ना जो बचे वहाँ होंगे प्रेजेंट, उनसे हम आपके बिहेवियर पता कर सके किसी भी एटम का। और इससे ही हम वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहते हैं। वैलेंस इलेक्ट्रॉन आपको क्या क्या होता है, यहाँ पे जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन लिखा हुआ है ना, इसका बेसिक सा मतलब ये है कि आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, वही आपका वैलेंस इलेक्ट्रॉन होगा। आपका यहाँ पे 3 टाइप के बॉन्ड आते हैं। आपका केमिकल बॉन्डिंग जो चैप्टर है ना वो है तो बहुत बड़ा, लेकिन आपका जीबीटीआर ने बहुत इजी कर रखा है आपके लिए, कि 2 चैप्टर को कंबाइन करा हुआ है। आपका यहाँ पे 3 टाइप के बॉन्ड होते हैं, इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड, कोवैलेंट बॉन्ड एंड कोऑर्डिनेट बॉन्ड। ये 2 तो आपने 10th में पढ़े होंगे, 10th या फिर 9th जब भी आपने ये पढ़े होंगे ना, ये तो आपने पहले पढ़ चुके हैं। कोऑर्डिनेट बॉन्ड नया टाइप का बॉन्ड है, वैसे आपने ये 10th में भी पढ़ा होगा कभी ना कभी, पर मैं आपको इसको रिकॉल करा दूंगा, आप उसकी टेंशन मत लो। इलेक्ट्रोवैलेंट जो आपका बॉन्ड है, सिंपल सा पता, आयोनिक बॉन्ड है। आयोनिक बॉन्ड क्या होता है, एक इलेक्ट्रॉन देता है, दूसरा इलेक्ट्रॉन से लेता है, और वो साथ में कंबाइन हो जाते हैं, मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन करते हैं। वो जब 2 एटम्स ना आपस में इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करते हैं, पूरा यहाँ पे डिटेल में वही लिखा हुआ है। एन इलेक्ट्रॉनिक और आयोनिक बॉन्ड इज फॉर्म बाय द कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन और ऑफ 1 और मोर इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम एन एटम टाइप, टिपिकली अ मेटल। ज्यादातर क्या होता है कि मेटल से ना एक इलेक्ट्रॉन जाता है, उनके पास इलेक्ट्रॉन ना ज्यादा होते हैं। आपकी जो पीरियोडिक टेबल है उसमें एक तरफ मेटल है, दूसरी तरफ नॉन मेटल है, और बीच में मेटलॉइड्स हैं। तो वहाँ पे जो ज्यादातर आपके जो डोनर होते हैं ना, जो इलेक्ट्रॉन को डोनेट करते हैं, वो आपके टिपिकली मेटल ही होते हैं, ज्यादातर वो आपके मेटल ही होते हैं। और जो रिसीव करते हैं
वो अनदर मेटल होते हैं। और यहाँ पे ना कंप्लीट ट्रांसफर होता है। अगर आपसे स्टेटमेंट पूछता है कि कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन कौन से वाले बॉन्ड में होते हैं, तो आयोनिक बॉन्ड में होते हैं, याद रखना। और आपको पहले पहले वाले लेक्चर में आपको बता चुका हूँ, जो डोनेट करता है उस पर प्लस चार्ज आता है, और जो एक्सेप्ट करता है, जो दूसरे से इलेक्ट्रॉन को लेता है, उस पर आपका नेगेटिव चार्ज आता है। पॉजिटिव को आप कैटायन कहते हैं, नेगेटिव को आप एनायन कहते हैं। NaCl का एग्जाम्पल दिया था ना, अगर नहीं देखा है तो प्लीज उस टॉपिक को आप देख लीजिए। वैसे इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, यहाँ से आपका सिर्फ टाइप्स ऑफ बॉन्ड पूछेगा, तो आप इन सब डेफिनेशन को आप लिख देना। जो आपका दूसरा टाइप का बॉन्ड आता है वो है कोवेलेंट बॉन्ड। कोवेलेंट बॉन्ड कौन शो करता है? कार्बन को। इसमें आपका कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं होता है। इसमें आपका क्या होता है? इलेक्ट्रॉन ऑफ शेयरिंग होती है दो, एक इलेक्ट्रॉन की दो एटम के बीच में। In this type of bond, electron is shared between two atoms to achieve stable electronic configuration। मैंने आपको क्या कहा था, इसमें इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होती है ताकि वो अपने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को अचीव कर सकें। अचीव क्यों करेंगे? स्टेबल होने के लिए। भाई हर एटम चाहता है कि वो स्टेबल हो, हर एटम आपका क्या चाहता है कि वो स्टेबल हो, तो उसके लिए उसको अपने इलेक्ट्रॉन जो आपके अपने लास्ट शेल में ना, उसे कंप्लीटली फिल करना पड़ेगा, तभी वो पूरे तरीके से आपका एकदम स्टेबल हो जाएगा। ईच एटम कंट्रीब्यूट्स वन इलेक्ट्रॉन टू फॉर्म अ शेयर्ड पेयर। जो आपके ना हर एक एटम होता है वो एक न एक इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा ही करेगा। आपने 11th में ना ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ी होगी, तो आपको पता है कि कार्बन से हम कितने भी टाइप के आपका बॉन्ड फॉर्मेशन कर सकते हैं। CH4, C2H5, C3, आपका ऐसे ऐसे बहुत सारे कंपाउंड होते हैं। यहाँ पे एग्जाम्पल दिया हुआ मैंने है CH4 में क्या है? कार्बन सेंटर में है, और यहाँ से यहाँ से यहाँ से यहाँ से चार उसके बाद पहले से ही वैलेंसी होती है, चार इलेक्ट्रॉन उसके पास पहले से होता है लास्ट शेल में। एक वो हाइड्रोजन से लेता है, यहाँ से हाइड्रोजन हो गया, एक यहाँ से, एक यहाँ से और एक यहाँ से। अब हाइड्रोजन का क्या फायदा है इसमें वो सुन लो। हाइड्रोजन के पास लास्ट शेल में कितने होते हैं? एक इलेक्ट्रॉन होते हैं, हमने डिस्कस कर चुका है। तो जब वो कार्बन हाइड्रोजन से शेयर कर रहा है एक इलेक्ट्रॉन, तो हाइड्रोजन भी तो शेयर करेगा कार्बन का एक इलेक्ट्रॉन। तो ऐसे में जो चारों हाइड्रोजन है ना, वो म्यूचुअल शेयरिंग करेंगे। मतलब म्यूचुअल मतलब परमानेंट शेयरिंग नहीं करेंगे, वो परमानेंटली इलेक्ट्रॉन नहीं लेंगे। वो सिर्फ कुछ टाइम के लिए अपने इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करेंगे ताकि वो स्टेबल हो जाए। अब जो आपका थर्ड टाइप का बॉन्ड आता है ना, उसका नाम है कोऑर्डिनेट बॉन्ड। कोऑर्डिनेट बॉन्ड या फिर आपका डेटिव बॉन्ड, आपको दोनों नाम इसका पता होना चाहिए। ये एक कोवेलेंट का ही कोवेलेंट का ही एक टाइप होता है। ये क्या होता है? इट इज अ टाइप ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड इज इन विच शेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर्स कम फ्रॉम वन एटम एंड द बॉन्ड इज फॉर्म्ड विच इज नोन एज कोऑर्डिनेट बॉन्ड। सिंपल सा डेफिनेशन है, मैं आपको इसको समझाता हूँ। इलेक्ट्रॉन जब शेयर होते हैं ना, तो इसमें क्या होता है? वो पेयर के फॉर्म में शेयर होते हैं। मतलब पेयर मतलब दो इलेक्ट्रॉन शेयर होते हैं साथ में, तो वो एक ही एटम से आते हैं। आपका जो कोवेलेंट था उसमें क्या था कि हर एटम एक न एक इलेक्ट्रॉन आपका शेयर करेगा, लेकिन इसमें क्या है? उनके पेयर आते हैं, और वो भी किससे आता है? एक एटम से आते हैं। और जब वो दूसरे एटम में ज्वाइन होते हैं, तब जब बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है ना, उसे ही हम कोऑर्डिनेट बॉन्ड कहते हैं। एग्जांपल में आपका क्या है? NH4+। इसमें लास्ट टॉपिक जो बचता है वो है हाइड्रोजन बॉन्डिंग एंड इट्स इफेक्ट ऑन फिजिकल प्रॉपर्टीज। तो हम जल्दी से हाइड्रोजन बॉन्डिंग को पढ़ लेते हैं कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग होता क्या है। हाइड्रोजन बॉन्डिंग एक स्पेशल इंटरमोलिकुलर फोर्स होता है। इंटरमोलिकुलर फोर्स क्या होता है आपको पहले पता होगा। आपको इंटरमोलिकुलर फोर्स मतलब जब किसी एटम के दो पार्टिकल ना आपस में जब फोर्स लगाते हैं, आपस में एक दूसरे को बांधने का काम करता है, तो वहां पे उसी को हम इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कहते हैं। लेकिन यहाँ पे सिर्फ इंटरमोलिकुलर फोर्स कहा गया है। तो ये कब होता है? जब हाइड्रोजन एटम किसी हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से बाउंड होता है, मतलब उससे जब क्या बोलते हैं, उससे जब कंबाइन होने की कोशिश करता है ना, हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से आपका हाइड्रोजन, तब जाके आपका हाइड्रोजन बॉन्डिंग फॉर्म होता है। जैसे कि आपका हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम कौन सा है? नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और फ्लोरीन। बाकी इसको आप इग्नोर करिए, ये आपका केमिकल बॉन्डिंग जो आपके 11th है ना, उसके हिसाब से है। तो इस आगे की लाइन को आप इग्नोर करिए। अब बस आप ये जानिए कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग होता क्या है। हाइड्रोजन बॉन्डिंग एक स्पेशल इंटरमोलिकुलर फोर्स होता है जब हाइड्रोजन एटम किसी हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के साथ रिएक्ट करता है। हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम कैसे? आपका नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और फ्लोरीन। अब आपके इसके बारे में कुछ इफेक्ट्स पढ़ लेते हैं। इफेक्ट्स आपके पेपर में वैसे तो पूछेगा नहीं, बट आपको पता होने चाहिए कि जब आपका हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनता है तो उससे क्या क्या होता है। एलिवेटेड बॉइलिंग एंड मेल्टिंग पॉइंट, जो आपका बॉइलिंग पॉइंट है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। नॉर्मल आपका 100 डिग्री होता है ना, तो 100 डिग्री से ज़्यादा एलिवेटेड मतलब बढ़ जाता है। और आपका सेम मेल्टिंग पॉइंट आपका भी सेम बढ़ जाता है सेम केस में। आपका इनहेंस सॉल्युबिलिटी, सॉल्युबिलिटी मतलब किसी के अंदर, किसी सॉल्यूशन के अंदर घुलने की जो क्षमता होती है उसे सॉल्युबिलिटी कहते हैं, तो इससे आपकी सॉल्युबिलिटी भी बढ़ जाती है। तीसरा,
आपने कभी देखा होगा ना ये रियल लाइफ में, जो आपकी बर्फ है वो पानी में तैरती है, वो कभी डूबती नहीं है, सिंक नहीं होती वो। उसका भी यहाँ पे रीजन दिया हुआ है। जो आपका हाइड्रोजन बॉन्डिंग है वो बर्फ के अंदर ना एक केज लाइक स्ट्रक्चर फॉर्म करता है। केज लाइक मतलब पिंजरे जैसा। अब पिंजरे जैसा आपको पता है उसमें बहुत ज़्यादा फ्री स्पेस होता है, वो कॉम्पैक्टेड नहीं होता, उसके पार्टिकल्स आपस में कॉम्पैक्टेड नहीं होते हैं। जैसे कि आपके केज होता है ना, जो आपका पिंजरा होता है उसमें बहुत ज़्यादा ओपन स्पेस होता है। तो वहाँ पे आपके पार्टिकल्स जो होते हैं, मॉलिक्यूल्स, वो टाइटली पैक नहीं होता है। तो जो लिक्विड के कंपैरिजन में आपकी जो डेंसिटी होती है ना आइस की, वो कम हो जाती है। तो जबकि बर्फ़ होती है ना, उसकी डेंसिटी कम हो जाती है। पानी के मुकाबले उसकी डेंसिटी कम हो जाती है। अगर वो टाइटली पैक होगा, जैसे आप बर्फ़ को अगर आप कॉम्पैक्ट कर लेंगे टाइटली पैक, तब तो वो सिंक करेगी। लेकिन अगर वो नॉर्मल नॉर्मल बर्फ़ होगी, आप उस पे छेड़छाड़ नहीं करेंगे, तो वो सिंक नहीं करेगी, तब वो फ्लोट करेगी। और चौथा आपका है इंक्रीज विस्कोसिटी एंड सरफेस टेंशन। विस्कोसिटी आपको पहले पढ़ा चुका हूँ मैं, विस्कोसिटी क्या होती है, फिर भी आपको रिकॉल करा देता हूँ। जब एक लेयर दूसरे लेयर के ऊपर, मतलब एक लेयर दूसरी लेयर के ऊपर अपनी मूवमेंट करती है, मतलब मूवमेंट ऑफ लेयर्स होती है वन ओवर द अदर। मतलब एक के ऊपर जो दूसरे दूसरे लिक्विड की लेयर चढ़ती है ना, तब उसे हम विस्कोसिटी की या फिर उसकी प्रॉपर्टी कहते हैं विस्कोसिटी की। और सेम आपकी इससे विस्कोसिटी और आपकी सरफेस टेंशन बढ़ जाती है। तो ये था आपका चैप्टर नंबर 2, जो आपका स्ट्रक्चर ऑफ एटम एंड केमिकल बॉन्डिंग था। ये आज पूरा कंप्लीट हुआ है। एंड इसके बाद आपका ना वाटर का जो चैप्टर है उसे भी हम नेक्स्ट वीडियो में कवर कर लेंगे। तो जब तक तब तक आप ये पूरा लेक्चर दोबारा देखिए, नोट्स बनाइए। एंड मैं आपको रिक्वेस्ट करता हूँ कि थोड़ा वेट कर लो, क्योंकि थर्ड सेमेस्टर के ना थोड़ा टाइम लग रहा है लेक्चर बनाने में, तो इसीलिए आपका डिले हो रहा है। तो आशा करता हूँ अगर आपको वीडियो पसंद आई होगी, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो यार वीडियो को लाइक करना, इससे मुझे मोटिवेशन मिलता है। कमेंट करना कि आपको कैसी लगी वीडियो। अगर आपको समझ नहीं आया तो आप एक बार वहाँ पे मेरे को बता देना, टाइम स्टेप जाके आप देख लेना कि आपका कहाँ पे समझ नहीं आया है। दोबारा उस वीडियो को वहीं वहीं से स्टार्ट करना। एंड चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में।